सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है भैया 9 दिसंबर। ठीक है, हम लास्ट एंड में जा रहे हैं 2025 के भी। 2026 स्टार्ट होने में मात्र 20 या 21 दिन बचे हैं। तो आज कर रहे हैं हम 9 दिसंबर का डेली प्लानर को क्या करते हैं, हम डेली डिकोड करते हैं। ठीक है, डिकोड यानी कि उसको बनाना। ठीक है, जैसे रीजनिंग पे कोडिंग डिकोडिंग होती है, वैसे ही हमारा एक कोडिंग डिकोड हो रहा है। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं, है ना, क्या है भैया। तो आज सबसे पहले हम थॉट पर थोड़ा नज़र मारते हैं। तो आज संघर्ष का दौर है, कल सफलता का दौर जरूर होगा, है ना। तो ये भैया सब समय का समय रहता है। जो समय है, अगर आज आपका बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा। अगर अच्छा चल रहा है तो आपको बुरे के लिए भी रेडी होना है। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, एक अलग बात है। हमारा जो इसमें मेन टारगेट है, हम उस पर आगे बढ़ते हैं। तो आज है 9 दिसंबर, ट्यूसडे, मंगलवार है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में आज आपको देखना है क्लास नंबर फाइल पर जो नंबर दे रखा है 19 और 20, है ना। प्लस इसके आपको नोट्स बनाने हैं। ये वही आपका परसेंटेज चैप्टर है। देखो, परसेंटेज चैप्टर थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। इसमें लगभग 5 क्लास और होगी, लगभग 1 या 2 दिन में हम इसको ख़त्म कर देंगे। पर आपको ये ध्यान रखना है, जो परसेंटेज चैप्टर है, जब इसके नोट्स बनाओगे और साथ में जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पर, तो आपको ये समझ आएगा कि मैंने इस पर बहुत कुछ सीख रहे हैं ना। और ये जो मैंने टेलीग्राम चैनल बताया, इस पर पूरा मैथ्स का क्या दे रखा है, फाउंडेशन दे रखा है ना। कहाँ से भी एक भी चीज़ इसमें छूटने वाली बिल्कुल भी नहीं है ना, फाउंडेशन का। कोई ये चाह रहा है कि मुझे सर एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए ही मैथ्स बता दो, तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टा चैनल पर आप डीएम कर देना, और जिस भी एग्ज़ाम का आपको चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देख रहे हैं हम जनरल स्टडीज़ में। जनरल स्टडीज़ में आपको पढ़ना है आज लुसेंट की एंशिएंट हिस्ट्री में। आपको देखना है पूरा संपूर्ण मौर्य साम्राज्य। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, पर बहुत ही सिंपल लगेगा और आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। इसलिए आज आपको केवल और केवल मौर्य साम्राज्य पढ़ना है। प्लस इसके आपको क्या बनाने रहते हैं, नोट्स। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग में कल आपने पढ़ा है मिरर इमेज और वाटर इमेज, समझा होगा कुछ। आज इसके आपको थोड़े एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना, जो थोड़े से लेवल के भी हो, 0 से 100 लेवल तक की आपको इसमें संपूर्ण प्रैक्टिस करनी है। ठीक, कहाँ से भी यूट्यूब से आप कर लेना। ठीक है, इंग्लिश में आपको टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। ये एक तरह का सब्जेक्ट है जिसमें ये बताएंगे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है। तो ये आपको इंडेक्स नंबर 022 पे देखने को मिला। वही जो चैनल मैंने निमिषा मैम का बताया था वही। प्लस इसके नोट्स बनाने, और नोट्स आपको अगर बनाने हैं या फिर इसको पीडीएफ चाहिए तो इंडेक्स नंबर 023, मतलब 23 नंबर के इंडेक्स पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं जनरल स्टडीज़। इसमें आपको देखना है लुसेंट ज्योग्राफी में, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखना है 5वें नंबर का आज दूसरा भाग है। कल हमने 1 पढ़ लिया। ठीक है, कल हमने देखा था शायद ज्वालामुखी देखा था। ठीक है, ज्वालामुखी तक। तो आज देखना आपको भूकंप से विभिन्न स्थलाकृतियाँ एक टॉपिक है, जिसमें आपको देखना है निक्षेपात्मक मैदान, है ना। 2 प्रकार के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा अपरदात्मक और एक है ये निक्षेपात्मक। तो निक्षेपात्मक तक ही आपको आज ये कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर इंडियन की बात करते हैं तो इसमें आपको देखना है भारत की मृदाएं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम्स के लिए, चाहे मैं बात करूँ वनडे या फिर किसी स्टेट पीएससी की। भारत की मृदाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आपको अच्छे से साथ में नोट्स भी बनाना चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टैटिक जीके में। वही सेम कल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कल मैंने जून तक दिया था। आज मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगा जिसमें टिल दिसंबर तक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलेंगे, तो डेज देखने को मिलेंगे। साथ में इसकी आपको करनी है थीम भी कंप्लीट। ठीक है, ये थीम वाला पेज भी मैं आज आपको शेयर कर दूँगा। कहाँ से, तो ये करूँगा मैं स्पीडी की जो करंट अफेयर की बुक्स आती है उसके अंदर से इसकी थीम भी आपको शेयर कर दूँगा। करंट अफेयर्स तो 9 दिसंबर का आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में प्लस आपको वोकैब की भी एक पीडीएफ मिलेगी, जो किसी एक अन्य कोचिंग्स की ना। तो देखो ये कोचिंग्स वगैरह अन्य कहीं से भी आती है, मैं बहुत अच्छे ढूंढ के लाता हूँ। ऐसा तो मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ से भी आती है वोकैब करंट अफेयर्स की, पर हम देते वही हैं जिसमें क्वालिटीज़ रहती है ना। तो आपको क्वान्टिटी नहीं, आपको क्वालिटी पर ही डिपेंड होना है। ठीक है, क्योंकि हमको स्मार्ट स्टडी करनी है, हमको कोई हार्डवर्क बिल्कुल नहीं करना है, सारा स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। फिर हम फैक्टोग्राम में आज समझ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ हम जानकारी करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं हम आज का फैक्टोग्राम। ठीक है, तो ये मैंने फैक्टोग्राम लगा दिया है। तो फैक्टोग्राम में हम समझ रहे हैं यहाँ दिल्ली सल्तनत, कौन सी सल्तनत। तो देखो इसको मैं एक हाईलाइट पे करूँगा, इसमें कुछ चित्र कुछ भी नहीं करूँगा, जो इसे लिखने की चीज़ें की ओनली वही लिखूँगा। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब ये दिल्ली सल्तनत क्या है, तो दिल्ली सल्तनत लगभग 1206 से 1526 ईस्वी तक कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिनकी राजधानी कौन सी रही, दिल्ली रही। तो इसमें एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी वो इसके नाम से ही कौन सी रहेगी, दिल्ली रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला आता है इसमें गुलाम, या फिर इसको बोलते हैं हम ममलुक वंश। क्या बोलते हैं, गुलाम या फिर ममलुक वंश। देखो इसमें कुल 5 वंश हुए ना, ये हमने जैसे जिक्र किया है 5 वंश हुए। तो कौन कौन से होते हैं उसका एक ट्रिक लिखता हूँ मैं, जी के तो सरल है ना, सरल तो नहीं है पर ये याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो जी से आपका रहेगा पहला नंबर का आएगा, जिसको हम बोलते हैं गुलाम। के से आपको याद रखना है खिलजी वंश। कौन सा वंश, हाँ ये वही खिलजी है जो उसमें आपने पद्मावत मूवी में देखा है। टी से आपको रखना है क्या, तुगलक वंश। क्या याद रखना है, तुगलक वंश। एस से आपको याद रखना है क्या, सैयद वंश। ठीक है, और आपको एल से याद रखना है आपको लोधी वंश। कौन सा याद रखना भैया, लोधी वंश। अब इसकी जो कार्यकाल है ना, समय, वो याद रखना। जो दिल्ली सल्तनत आपका टाइम चलता है वो चलता है 1206 से 1526 तक। फिर 1526 के बाद आपका आ जाएगा मुगल, है ना। 1526 से कौन सा एम्पायर चालू हो जाता है, तो मुगल एम्पायर जो रहता है, मुगल साम्राज्य वो चालू हो जाता है। तो 1206 से 1526 तक आपको क्या देखना है, तो वो दिल्ली सल्तनत के बारे में देखना है। ठीक है, तो हम पहले गुलाम वंश से, गुलाम या फिर ममलुक वंश से चालू करते हैं। तो इसमें हमको देखना है, सबसे पहले आपको बात याद रखनी कौन सी भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक की, है ना। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन थे, तो ये इस वंश के संस्थापक रहे। उन्हें लाख बख्श की उपाधि, ये उपाधि याद रखना आपको, लाख बख्श की उपाधि दी है। और उनकी राजधानी कौन सी रही, लाहौर रही है। कौन सी रही है, लाहौर, है ना। किस किस की राजधानी भी चेंज होती है, पर इसकी जो संपूर्ण राजधानी अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो वो दिल्ली ही मानते हैं। तो इनकी राजधानी लाहौर रही है। उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में। और कुतुब मीनार जो हम दिल्ली में देखते हैं, कुतुब मीनार, उसकी नींव भी किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पे रखी थी ना। और 1210 में, है ना, ईस्वी में चौगान खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चौगान खेलने से अगर मृत्यु होती तो फिर क्या है, पर ठीक है, हमको जो इतिहास में दे रखा है वो तो पढ़ना पड़ेगा। तो 1210 में चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, आगे बात करते हैं इल्तुतमिश की। ठीक है, अभी इल्तुतमिश, तो इन्हें वेट ठीक है, तो इल्तुतमिश की बात करें तो इन्हें सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, पर जो वास्तव में जिसने स्थापना करी है वो किसने करी है, तो आपके इल्तुतमिश जी ने करी है ना। किसके, दिल्ली सल्तनत में भी गुलाम वंश की। ठीक है, या फिर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। और ये दिल्ली के पहले सुल्तान माने थे ना, ये जानकारी याद रखना। उन्होंने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया और कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। नींव रखी थी कुछ इन्होंने बनवा दिया था, और निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा पूर्ण करवाया था। किसका, कुतुब मीनार का। उन्होंने इक्तादारी प्रथा रही, कौन सी, तो ये इक्तादारी प्रथा थी व्यवस्था। तुर्का ने चलगामी की शुरुआत और टंका व जीतल नामक सिक्के भी चलाए थे। किसने, इल्तुतमिश की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करना हमारी रजिया सुल्तान, हमारी तो नहीं है, ठीक है, तो हम रजिया सुल्तान की बात कर रहे हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत की क्या थी, तो ये प्रथम महिला शासिका थी ना दिल्ली सल्तनत। देखो आपको विविध में ये भी पढ़ा जाएगा कि कौन सी महिला विश्व में प्रथम महिला शासिका थी, तो वो रजिया सुल्तान, उसका आंसर देखने को मिला। पर ये हालांकि उस चीज़ में गलत है। कैसे हैं, हम जब इतिहास में कुछ टॉपिक देखेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा कि एक शायद चोल साम्राज्य में एक महिला थी जो प्रथम महिला का शासक थी। ठीक है, और जिनकी पदवी स्वर्ग थी, है ना। 1240 में उनकी मृत्यु केतल हरियाणा में हुई थी, किसकी, रजिया सुल्तान की। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी भैया, तो अब बात आती है आपकी खिलजी वंश की। किसकी आती है, खिलजी वंश। अभी हमने देखा कौन सा वंश, गुलाम वंश देखा। कौन सा वंश देखा था भैया, गुलाम वंश। अब आता है आपका खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। तो इनकी स्थापना जो करते हैं वो कौन करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। देखो ये गुलाम वंश की कौन करते हैं भैया, गुलाम वंश की करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वही खिलजी वंश की कौन करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी, है ना।
ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये अपने दक्षिण विजयी, कठोर बाजार नियंत्रण नीतियों और मंगोल आक्रमण को विफल करने के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। ये जानकारी आपको खिलजी वंश में याद रखना है। फिर आता है आपका आगे तुगलक वंश। कौन सा आता है? अरे तुगलक कौन सा वंश आता है भैया? तो ये आता है आपका तुगलक वंश, ठीक है। अब तुगलक वंश के बारे में देख रहे हैं। तुगलक वंश में सबसे पहला नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक जी का, ना। किसका नाम आता है? गयासुद्दीन तुगलक जी का। तो गयासुद्दीन तुगलक जी थे, तो वो थे संस्थापक। किसके थे? तो वो तुगलक के, जिसको हम बोलते हैं GST, गयासुद्दीन तुगलक। ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। फिर ये अपनी योजनाओं जैसे राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद और सांकेतिक मुद्रा चलाने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने कई नहरों, विद्यालयों और अस्पतालों का निर्माण करवाया। किसकी बात कर रहे हैं? FST की, ठीक है। फिर आते हैं आपके अगले सैयद वंश, है ना। कौन आता है? सैयद वंश। ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो 1414 से 1451 तक चलता है। खिज्र का, इसमें कौन थे भैया? खिज्र खां, ठीक है। वेट ए मिनट, इसमें थे खिज्र खां। मोहम्मद बिन तुगलक को हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। खिज्र खां ये वंश के संस्थापक थे। कौन? खिज्र खां, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ संज्ञा, खिज्र खां ये संस्थापक थे। और ये तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे, ना। क्वेश्चन ऐसा आता है, दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक था जो तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे और वह एक सैयद वंश का संस्थापक भी था? तो वो थे खिज्र खां। अन्य इसमें शासक की बात आती है तो मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका लोधी वंश, जो 1451 से लगभग 1526 तक इन्होंने शासन किया था, लोधी वंश का। तो बहलोल लोधी की इसमें सबसे पहली बात आती है। तो बहलोल लोधी ये अफगान के शासक थे। कहाँ के थे? अफगान के शासक थे। और इन्होंने क्या किया था? बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी थी। फिर आते हैं अगले सिकंदर लोधी, है ना। सिकंदर लोधी, इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? जहाँ ताजमहल 7 वंडर्स में एक वंडर्स स्थित है, सिकंदर लोधी। फिर अगली बात आती है आपकी इब्राहिम लोधी, ठीक है। अब ये इब्राहिम लोधी, ये पानीपत के पहले युद्ध, ओके, ये पानीपत के पहले युद्ध यानी कि 1526 में बाबर से पराजित हुए थे। और इसके बाद सल्तनत का, मतलब दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। और इसके बाद ही आपका क्या चालू हुआ था? तो मुगल साम्राज्य, है ना। 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है, मुगल साम्राज्य की शुरुआत, और दिल्ली सल्तनत का बिल्कुल यहाँ से अंत हो जाता है, ठीक है। तो ये थी भाई आज के फैक्टोग्राम की पूरी संपूर्ण जानकारी, जिसमें आपको याद रखना है क्या क्या, कि जो गुलाम वंश है उसका संस्थापक था आपका KA, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी से याद रखना जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक से नाम GS यानी गयासुद्दीन तुगलक। सैयद से याद रखना या खिज्र खां। और लोधी से याद रखना बहलोल लोधी। ये सब इनके संस्थापक है। साथ में इनकी टाइम लाइन से रखना, जैसे 1206 से ये गया था आपका 06 से 90। फिर इसका याद रखना 90 से 1320। इसका याद रखना 20 से आपका जाएगा ये 14। ये 14 से आपका जाएगा 51। और ये जाएगा आपका 51 से 1526 तक। तो किसी भी करके आपको ट्रिक से इनके नाम वगैरह याद रखना, और इनके बारे में कुछ शॉर्ट जानकारी है वो चीज़ भी आपको देखना है, ठीक है। तो ये थी आज की फैक्टोग्राम की जानकारी। आगे बढ़ते हैं। तो आज कौन सा विशेष दिन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो आज है आपका वर्ल्ड एंटी करप्शन डे, है ना। तो टुडे वी अफर्म आवर कमिटमेंट टू ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एवरी एक्शन वी टेक, ठीक है। तो ये वर्ल्ड एंटी करप्शन डे यानी कि हमको बताता है कि हमको भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं करना है। तो भ्रष्टाचार को समझाने के लिए ये इसका एक उद्देश्य है इस दिवस का, कि आपको भ्रष्टाचार नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही गंदी चीज़ है। तो ये तो सभी को पता रहता है भैया कि भ्रष्टाचार गंदी चीज़ है, पर भ्रष्टाचार तो सभी को लगभग ना, मोस्टली मैं बोल सकता हूँ पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये होता है। इसलिए वर्ल्ड एंटी करप्शन डे ये मनाते हैं हर साल 9 दिसंबर को, ठीक है। इसकी जो थीम है भैया 2025 की, ये जो दे रखी है मैंने, ये है इसकी थीम। तो याद रखना, यूनाइटिंग विथ यू अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी, है ना। यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन, है ना। मतलब ये बता रहे हैं कि यूथ जो है वो एक यूनाइट बनाए अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के करप्शन। और हालांकि अभी तो बहुत ऑनलाइन वाला ज़्यादा सिस्टम हो गया है, तो अभी करप्शन बहुत ही मतलब इसका जो ग्राफ था करप्शन का वो कुछ ऐसे गिर रहा है, ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल कम होता है यहाँ से, तो ये बिल्कुल डाउन होते जा रहा है। ठीक है, तो शेपिंग टुमारोस इंटीग्रिटी, ये इसकी थीम है, याद रखना। थीम से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए थीम का मैंने इसमें जिक्र किया। ठीक है, तो इसमें जो पहली जानकारी है वो हम देख रहे हैं, है ना। तो कब मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बात, उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और भ्रष्टाचार का मुकाबला करना तथा उसे रोकने में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये एक तरह की संस्था है, की भूमिका का उजागर करना। ठीक है, ये एक प्रकार का UNCSC, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इसके बारे में भूमिका को उजागर करना। यह लोगों को याद दिलाता है कि भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है जो सभी समाजों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार तो सबको ही पता है भैया गंभीर अपराध है, तो इसके लिए एक विशेष तरीके से 9 दिसंबर के दिन विशेष अभियान चलाया गया था ना। अब इतिहास इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उन्होंने 31 अक्टूबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फॉर अगेंस्ट करप्शन यानी कि UNCSC को अपनाया था। और यह कन्वेंशन दिसंबर 2005 में लागू हुआ था ना, याद रखना। कौन से कन्वेंशन की बात कर रहे हैं भैया, तो अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट में जो कन्वेंशन आया था वो दिसंबर 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 2005 में। UNCSC को अपनाने के उपलक्ष्य में संयुक्त महासभा ने 9 दिसंबर को विश्व भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में इसको नामित कर दिया इसी दिन। ठीक है, जिस दिन उन्होंने अपनाया 2005 में 31 अक्टूबर 2003 को ये क्या हुआ था, अपनाया था। किसको, UNCSC को, है ना। और ये लागू कब हुआ था, तो दिसंबर 2005 में, 9 दिसंबर। यह कन्वेंशन भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है। भारत भी इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है। ठीक है, बड़े बड़े देश है, ऑब्वियसली भ्रष्टाचार होता है और ये होता ही है ना। कोई ऐसा बोल रहा है नहीं होता है तो पॉसिबल ही नहीं, ये होता है, हर एक मुद्दे पे होता है। ठीक है, हम तो इतने पढ़े लिखे, हमको पता है ना, हर छोटी छोटी चीज़ में। अगर अब भ्रष्टाचार देखो, ये जीरो से चालू होता है। कहाँ से, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपको बोला कि भाई बेटा ये काम करता है, मैं तेरे को कुछ पैसे दूंगा, है ना। अब वो हमने काम कर दिया, मान लीजिए कोई भी, हम तो बड़े हो गए, तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो सामान इसको यहाँ से तोड़ के यहाँ रख दे, अलग काम, है ना। तो उन्होंने वो शिफ्ट कर दिया। फिर पेरेंट्स ने आपको क्या बोला कि चलो ठीक है मैं कहीं घुमा के लाता हूँ, अभी घुमा के वहाँ खाना पीना हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या एक तरह का भ्रष्टाचार ही है ना। तो भ्रष्टाचार जो होता है आपके जीरो लेवल से होता है और फिर ये कि बड़ी बड़ी जगह होने लग जाता है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार सभी जगह होता है। तो इसी भ्रष्टाचार को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने ये UNCSC कन्वेंशन चालू किया है और ये 2005 में इसको लागू हुआ है। तो ये हम प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर के दिन ये वाला दिन मनाते हैं। फिर भारत में भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित महत्वपूर्ण कानून और संस्थाएं ना, तो भारत की हम बात करते हैं, भ्रष्टाचार जो हाई लेवल पर होते हैं। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, तो भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रमुख ये कानून बनाया जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसको PCA 1988 के नाम से भी जाना जाता है। फिर आती है एक आयोग की बात करते हैं, एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC के नाम से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी स्थापना भैया 1964 में की थी। CVC की में संतानमूल समिति की सिफारिश पर हुई थी। कौन सी, संतानम समिति, याद रखना ना, संतानम समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको यहाँ पर एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, संतानम समिति। ठीक है, 1964 में इसको क्या किया था, संतानम समिति द्वारा इसको सिफारिश रखा था। यह भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करने में वाली एक शीर्ष संस्था है। इसे 2003 में सांविधिक दर्जा यानी कि स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। ये भी पॉइंट याद रखने वाली चीज़ है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आता है। कौन सा भैया, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आता है। यह केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान करता है। इनका उद्देश्य लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, है ना। तो याद रखना, ये लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट कब आता है, 2013 में आता है। और ये भी किसके खिलाफ काम करता है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जिसको हम बोलते हैं RTI 2005, यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रवर्तन निदेशालय ना, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर जिसको बोलते हैं हम ED के बारे में किसने नहीं सुना होगा, मेरे हिसाब से लगभग सभी ने सुना।
99.99%। 1% जो मेरे जैसे होंगे उन्होंने नहीं सुना होगा, ठीक है। तो यह धन शोधन निवारण अधिनियम कब आता है? ये 2002 में, जिसको हम बोलते हैं PMLA 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करता है। जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसकी मामले की जितनी भी जांच होती है वो कौन करता है भैया? आपकी ये एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। तो ये कुछ कानून और संस्थाएं थी भारत के अंदर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका काम करती है ना। ये बोलती है नो टू करप्ट एंड करप्शन, है ना। बिल्कुल हमको करप्ट होना नहीं है, क्योंकि हम भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको तो बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना। जो हमको तनख्वाह मिलती है उसी में खुश रहो, क्योंकि ज़्यादा लेने जाओगे तो फिर ज़्यादा ही समझ जाओ, ठीक है। तो भैया ये थी आज की पूरी डिकोडिंग क्लास। साथ में हमने कुछ 2-3 इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी समझी है। तो आज के लिए भैया थैंक यू। और SSC की एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी अभी तैयारी नहीं लगाए वो तैयारी लगाओ, डेली आप मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। और भी कुछ जानकारी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, है ना, कि हमको ये डाउट है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, और कुछ एक्सपीरियंस तक ये वीडियो आप शेयर कर दो, जिसको भी डेली पर्पस पर डेली प्लानर की रिक्वायरमेंट रहती है। क्या पता आपके एक ही शेयर से किसी का भला हो जाए, है ना। तो देखो, दूसरों के बारे में जब तक आप नहीं सोचोगे, है ना, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ही इतने पढ़ रहा हूँ, दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे तो भगवान भी आपके बारे में नहीं सोचेगा ना। अगर मैं ही ऐसा सोचता कि दूसरों के बारे में नहीं सोचूं तो मैं ये डेली प्लानर की फ्री चीज़ें आपके सामने बिल्कुल नहीं लाता। ये आपको बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ, लगभग आप सिर्फ किसी को बोलो जो नहीं माना उनको बोलो कि 3-4 दिन इस डेली प्लानर के हिसाब से आप पढ़ के देखो, फिर आपके देखो, वो कहते हैं ना कि आपकी किसी भी चीज़ में 4 चांद लगने, तो ये व्यक्ति एक यहाँ रहेगा और इसके आसपास ऐसे 4 चांद लग जाएंगे उसकी तैयारी में, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में बताओ। जिसको वीडियो नहीं देखनी, वीडियो मत देख भाई, सिर्फ तो टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जा और फिर तैयारी देख कैसे नहीं होती है, ठीक है। तो और कुछ भी अन्य जानकारी हो तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल द SB रेंट्स, जिसमें वो लोगो वही वाला जो मैंने फर्स्ट फ्रेंच पे लगाया वो वाला लोगो मिल जाएगा, उस पर आप DM कर सकते हैं कोई सी अन्य जानकारी के लिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल यानी कि 10 दिसंबर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।